नमस्कार साथियों, स्वागत आपका ज्ञान चित्रा हरियाणा के अंदर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 14 फरवरी 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो आज है 14 फरवरी यानी पुलवामा शहीद श्रद्धांजलि दिवस। 2019 में 14 फरवरी यानी आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमला हुआ था। तो आज के दिन हम उन 40 शहीद जवानों को याद करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं विश्व रेडियो दिवस की, यानी वर्ल्ड रेडियो डे। तो हर साल क्या है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस दिन की जो घोषणा है वो यूनेस्को के द्वारा 2011 में की गई थी और 2012 में संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसने इसको ऑफिशियल रूप से मान्यता दे दी थी। इसका उद्देश्य है रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और आपदा और आपातकाल में रेडियो की भूमिका को समझाना। और 13 फरवरी को ये दिन इसीलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र जो रेडियो है उसकी स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1946 को। तो इसीलिए क्या है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अब जैसे ही मतलब रेडियो की बात आई है तो हम बात कर लेते हैं हरियाणा में जो आकाशवाणी केंद्र है उनकी। तो हरियाणा में आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो जो है उसके क्या है, 3 प्रमुख जो सेंटर हैं वो हैं। तो सबसे पहला है रोहतक, फिर है कुरुक्षेत्र और फिर है हिसार का। तो ये जो सेंटर हैं, ये जो आकाशवाणी सेंटर हैं हरियाणा के अंदर तीनों, ये क्या हैं, हिंदी और जो क्षेत्रीय बोलियों में समाचार, कार्यक्रम और मनोरंजन को प्रसारित करते हैं। ठीक है, तो जो मुख्य केंद्र हैं और उनके कब उनकी स्थापना हुई उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो रोहतक का आकाशवाणी केंद्र है वो हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। सबसे पहले रोहतक आकाशवाणी केंद्र को हरियाणा में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को। ठीक है, और यहाँ क्या है, विविध जो भारतीय सेवा है वो भी रोहतक आकाशवाणी केंद्र में उपलब्ध है। अब बात कर लेते हैं कि ये आपकी जो विविध भारतीय सेवा है ये क्या है। देखिए, विविध भारती क्या है, आकाशवाणी की एक लोकप्रिय मनोरंजन रेडियो सेवा है ये, जिसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन के लिए है और इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। इसकी विविध भारतीय सेवा की मैं देश की बात कर रहा हूँ। देश के अंदर विविध भारतीय आकाशवाणी की शुरुआत 1957 में हुई थी और ये क्या है, एक मनोरंजन रेडियो सेवा है। और इसमें क्या है, मुख्य रूप से जो आपके फिल्मी गीत हैं, नाटक हैं और कुछ आपके विशेष शो हो गए जैसे जयमाला हो गया या हल्के आपके कोई फंक्शन वगैरह होते हैं ना, वो इसके अंदर क्या है प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, तो रोहतक के अंदर क्या है, विविध भारतीय सेवा भी उपलब्ध है। अब दूसरा बात कर लेते हैं, जो दूसरा आकाशवाणी के अंदर हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया था वो किया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर। तो 24 जून 1999 को कुरुक्षेत्र के अंदर दूसरा आकाशवाणी केंद्र हरियाणा का स्थापित किया गया था। फिर क्या है, बात कर लेते हैं हिसार आकाशवाणी केंद्र की। तो 26 जनवरी 1999 को हिसार के अंदर आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये आप फाइल फोटो देख सकते हो। ये क्या है, आकाशवाणी केंद्र जो हिसार है उसका फोटो है और ये आपका आकाशवाणी केंद्र जो रोहतक है उसका फोटो है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आकाशवाणी केंद्र के साथ साथ जो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था। मैं था वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि अब इसको क्या है, चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो जो दूरदर्शन केंद्र हिसार है, शॉर्ट में अगर बोलें तो डीडी के हिसार, ये आप इसका फाइल फोटो देख सकते हो। दूरदर्शन केंद्र हिसार पहले हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है हरियाणा का हिसार के अंदर, इसको 1 नवंबर 2002 को, ठीक है, इसको स्थापित किया गया था। और इस का जो उद्घाटन है वो उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, जो कि हरियाणा के अम्बाला की थी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इस केंद्र को क्या है, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल, उनको समर्पित किया गया था। और लगभग 21 वर्ष इसके संचालन के बाद जनवरी 2023 के अंदर इस दूरदर्शन केंद्र को हिसार से चंडीगढ़ जो दूरदर्शन केंद्र है उसमें ट्रांसफर इसको कर दिया गया, स्थानांतरित इसको कर दिया गया। ये आप इसका उद्घाटन जो बोर्ड होता है वो देख सकते हो। चौधरी देवीलाल जी की स्मृति को समर्पित दूरदर्शन केंद्र हिसार का उद्घाटन माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज, जो कि उस समय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी, और 1 नवंबर 2002 को इसकी स्थापना की गई। ठीक बात है, यानी हरियाणा स्थापना दिवस के मौके पर इस केंद्र को स्थापित किया गया था। अब बात कर लेते हैं 13 फरवरी को एक दिवस और मनाया जाता है। वो है आपका राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल
वुमेन्स डे आपका कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि सरोजनी नायडू जो हैं उनकी जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जो हैं उनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और स्वतंत्रता सेनानी वो रही हैं और पहली महिला राज्यपाल वो रही हैं इस देश की। कौन से राज्य की रही हैं? उत्तर प्रदेश राज्य की रही हैं वो, और समूचे भारत के अंदर पहली महिला राज्यपाल बनने का जो मौका है वो इन्हीं को मिला है। अब बात कर लेते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। सोनीपत जो स्टार्टअप समिट है 4.0, चौथी जो सोनीपत स्टार्टअप समिट हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ये समिट आयोजित होती है। और हरियाणा का जो सोनीपत जिला है उसकी जो राई एजुकेशन सिटी जो है उसके अंदर क्या है, आईआईटी दिल्ली का एक टेक्नो पार्क है। उस राई एजुकेशन सिटी के अंदर आईआईटी दिल्ली का टेक्नो पार्क है। उस टेक्नो पार्क के अंदर क्या है, सोनीपत स्टार्टअप समिट 4.0 का आयोजन हुआ है। और यह कार्यक्रम क्या है, यह जो फंक्शन हुआ है यह इंडस्ट्री एक्सीलरेशन एडिशन थीम के तहत आयोजित हुआ है। तो इस समिट में क्या है, उद्यमिता और नवाचार से जो जुड़े विषय हैं उनके ऊपर चर्चा की गई। भाई नई नई इनोवेशन लेके आए, नए नए स्टार्टअप्स बने, इस चीज़ पे डिस्कशन हुई। और देश भर से क्या है, जो युवा उद्यमी हैं, ठीक है, और जो भी शिक्षाविद हैं और जो इनोवेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उद्योग जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों ने इसमें भाग लिया। और इसमें बतौर चीफ गेस्ट क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री जो है हमारे देश की, वो हैं रक्षा निखिल खड़से। ये क्या है, एक महिला मंत्री हैं और ये इस कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट पहुंची थी। ये आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री कौन है, वो है रक्षा निखिल खड़से। अब यह फोटो में देख सकते हो, ये जो महिला आपको दिखाई दे रही हैं ये केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री हैं रक्षा निखिल खड़से, जो कि सोनीपत स्टार्टअप समिट 4.0 में पहुंची हुई हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे अभी जिक्र हुआ है राई एजुकेशन सिटी सोनीपत का, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो एजुकेशन सिटी है इसको बोलते हैं राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी इसको बोलते हैं। और ये क्या है, दिल्ली अम्बाला जो हाईवे है NH44, ठीक है, जो GT रोड है उसके ऊपर उसके ऊपर स्थित एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है ये, ठीक है। और इसका विकास क्या है, जो 1970 का दशक था, 1970 से 1980 के बीच में, जब 1973 के अंदर जो राई है यहाँ पे एक मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई थी 1973 के अंदर, 1973 में, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, यहाँ इस जगह पे मतलब इसको एक बड़ा शिक्षा हब के रूप में इसको विकसित ये जो पूरा जगह है ये हुआ। और फिर इसे क्या राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी इसे बोलने लगे, ठीक है। इसका जो नाम है वो फिर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी रख दिया गया। और ये जो योजना है ये लगभग 5,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही है। और ये क्या है, एक मेगा एजुकेशनल हब है। हरियाणा का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब यही है। यहाँ पे क्या है, कई प्रमुख संस्थान हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इधर, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ, और लगभग 9-10 यूनिवर्सिटीज यहाँ पे स्थापित हैं। और इसका उद्देश्य है छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा, खेल सुविधाएं और कौशल विकास उपलब्ध करवाना तथा सोनीपत को एजुकेशन हब बनाना, और सोनीपत के साथ साथ हरियाणा को भी एजुकेशन हब के तौर पर बनाना। अगला पॉइंट है, अभी आप 5 फोटो देख सकते हो, ये है आपका मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स जो राई के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी 1973 के अंदर, ठीक है, 1973 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और ये आप देख सकते हो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, एक ही जगह पे है ये। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के जो जिले हैं उनमें प्रति व्यक्ति जो इनकम है, आय है, उसके अंदर कौन सा जिला सबसे आगे है और कौन सा जिला सबसे पीछे है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध आंकड़े हैं उनके अनुसार गुरुग्राम जिला जो है वो 6,81,085 रुपये प्रति व्यक्ति इनकम के साथ हरियाणा का सबसे समृद्ध जिला है। मतलब गुरुग्राम के अंदर क्या है, जो प्रति व्यक्ति इनकम है वो हाईएस्ट है, और जो सबसे लोएस्ट जो पर व्यक्ति इनकम है, पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है, नू यानी मेवात में है, वो है 68,848 रुपये है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर है, पहले पे गुरुग्राम है और दूसरे पे आपका मेवात है। अब गुड़गांव के अंदर क्या है, IT उद्योग है आपका, कॉरपोरेट कंपनियां हैं, रियल एस्टेट है, और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनकी वजह से यहाँ पे जो इनकम है, आय है, वो अधिक है। अब और कौन कौन से राज्य हैं, दूसरे पे आता है आपका फरीदाबाद, ठीक है, 3,28,000 रुपये के साथ। वहाँ पे क्या है, औद्योगिक और जो विनिर्माण क्षेत्र है उसके कारण इतनी इनकम है ज़्यादा, मेन ये है। और पानीपत के अंदर है 2,81,365, वहाँ पे क्या है, जो आपका टेक्सटाइल उद्योग है,
यानी कपड़ों से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वो हो गया आपका टेक्सटाइल क्षेत्र, रिफाइनरी है, और निर्यात यानी एक्सपोर्ट के मामले में भी पानीपत आगे है। ठीक है, फिर आता है आपका पंचकुला 2,42,541 के साथ फिर आता है आपका अंबाला 1,97,256 के साथ। इनमें आपको क्या है, फर्स्ट सेकंड और ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और हो सके तो सेकंड थर्ड भी आप ध्यान में रख लेना। अगला पॉइंट है, अब बात कर लेते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है 10-15 स्पोर्ट्स हैं, उनके लिए खेलो इंडिया जो सेंटर है वो स्थापित होने वाले हैं, इसकी घोषणा की गई है। तो खेलो इंडिया क्या है, जो भारत सरकार है, भारत सरकार की क्या है एक योजना है, पहल है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2017 के अंदर हुई थी, और उस समय क्या जो खेल मंत्री थे वो विजय गोयल थे और राज्यवर्धन सिंह राठौर थे। उनके जो योजना मतलब उनके वो जब मंत्री थे उस समय क्या है उनके कार्यकाल के अंदर इस योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जमीनी स्तर ग्रास रूट्स पर बच्चों और युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई। खेल मंत्री उस टाइम विजय गोयल और राज्यवर्धन सिंह राठौर थे, और इसके तहत क्या है देश भर में खेल बुनियादी ढांचा जो है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल जो अकेडमीज हैं उनके विकास पर जोर दिया जाता है। और इस जो खेलो इंडिया जो फंक्शन है, जो मतलब योजना है, इसके तहत क्या है खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए जाते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स करवाए जाते हैं, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। यह योजना क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 फरवरी 2025 को इस योजना को शुरू किया गया था, और इतनी राशि के साथ 75,000 CR की राशि के साथ इस योजना का उद्देश्य ये था कि 1 करोड़ घरों को उनकी छत पर क्या है जो सोलर पैनल है लगाने के लिए सब्सिडी उनको देके, और हर महीने क्या है 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उनको प्रदान करना, ये इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उनको देना, और इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2024 को। अगले पॉइंट पे आते हैं, अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री लेबर फ्रेंडली काउंसिल की। अब क्या है, हरियाणा सरकार का जो मुख्य फोकस है, क्योंकि नायब सैनी ने कहा है कि विकसित उद्योग और विकसित श्रमिक भी, उद्योगों के साथ साथ क्या है हम जो श्रमिक हैं उन पे भी फोकस दें, उन पे भी हमारा फोकस रहेगा। अभी उनकी जो इनकम है उस पर हम ध्यान दें, उनकी सेफ्टी को लेकर उस पर हम ध्यान दें। ठीक है, अगर श्रमिकों और जो आपके उद्योग वाले हैं, अगर उनके बीच में कल को कोई विवाद होता है तो उसको भी, उसके निपटारे पर भी हम ध्यान दें। मतलब उद्योग के साथ साथ हमें श्रमिकों पर भी फोकस करना है। अब क्या है, चंडीगढ़ के अंदर इंडस्ट्री लेबर फ्रेंडली काउंसिल जो है उसकी पहली बैठक आयोजित हुई, और जिसकी जो अध्यक्षता है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। तो हरियाणा क्या है इस प्रकार की काउंसिल को बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इंडस्ट्री लेबर फ्रेंडली काउंसिल बनाने वाला, इस तरह की जो काउंसिल है जिसके अंदर उद्योग और श्रमिकों पर दोनों पे फोकस किया जाए, इस तरह की काउंसिल बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। और इस काउंसिल का उद्देश्य है उद्योगों और श्रमिकों के बीच समन्वय यानी तालमेल को बढ़ाना, और श्रमिकों की सुरक्षा और जो विवाद है उसका समाधान करवाना, और कौशल विकास स्किल को बढ़ाना, और उत्पादकता यानी प्रोडक्शन को बढ़ाना। ठीक है, अब सरकार क्या है उद्योगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है भी, जो बिजनेस करने में उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, आसानी से वो अपना बिजनेस कर सकें, अपने हरियाणा के अंदर उद्योग तेजी से विकसित हो पाए, और श्रमिकों के लिए क्या है ईज ऑफ लिविंग, आसानी से वो अपना काम कर सकें। ठीक है, उनकी सुरक्षा हो और विवाद का निपटारा हो, इस चीज़ पे हरियाणा सरकार काम कर रही है। अब थ्योरेटिकल पोर्शन आज के लिए इतना ही। अब एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्व रेडियो दिवस की। तो विश्व रेडियो दिवस क्या है, हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अब आ जाएगा हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो इसका आ जाएगा रोहतक। तो रोहतक आकाशवाणी केंद्र क्या है, हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। अब आ जाएगा आकाशवाणी हिसार जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1999 को आकाशवाणी हिसार की स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं विविध भारती सेवा जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी देश भर में? तो 1957 के अंदर उसकी शुरुआत हुई थी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये क्या है, हिसार के अंदर स्थापित किया गया था, जो कि अब जनवरी 2023 में चंडीगढ़ में उसको स्थानांतरित कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं सोनीपत स्टार्टअप समिट जो 4.0 है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो आयोजन है वो आपका राई एजुकेशन सिटी जो है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो कि सोनीपत में है, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। और सोनीपत स्टार्टअप समिट 4.0 का आयोजन, ये क्वेश्चन जो आपका ये रिपीट हो गया, सॉरी।
अब बात कर लेते हैं हरियाणा में सबसे कम प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो किस जिले की है। तो इसमें आ जाएगा नूह की जो इनकम है वो सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, गुरुग्राम की है। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत क्या है 2017 के अंदर हुई थी। खेल मंत्री उस टाइम थे विजय गोयल। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 15 फरवरी 2024 में। ठीक है। अगला है इंडस्ट्री लेबर फ्रेंडली काउंसिल बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो हरियाणा जो है वो इस तरह की काउंसिल बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला है भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो इसका आ जाएगा सरोजनी नायडू जी की जयंती पर, जो कि देश की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। अगला है सरोजनी नायडू जयंती कब मनाई जाती है। 13 फरवरी यानी राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यह मनाई जाती है। अगला है हरियाणा में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी। तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी 1991 में, 24 जून 1991 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में सोनीपत के राई के अंदर। अगला है राई जो एजुकेशन सिटी है उसको और किस नाम से भी जाना जाता है। तो राई एजुकेशन सिटी को राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है सरोजनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है। तो सरोजनी नायडू को क्या है, भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, भारत कोकिला। अगला है हरियाणा में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या कितनी है। तो हरियाणा के अंदर फिलहाल 3 आकाशवाणी केंद्र मौजूद हैं, हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला है आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई। तो आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को, और हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र आकाशवाणी रोहतक है। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान चित्रा हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे सीधा जाके ज्ञान चित्रा हरियाणा जो है आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाके, तो आप वहाँ से भी इसको इस क्लास के नोट्स ले सकते हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।